हेलो दोस्तों, चलिए स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम आपको खंड 2 जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, जो कि खंड 2 यानी कि सेक्शन 2 फूड इकोनॉमी एंड सोसाइटी चैप्टर में है। उसमें जो है भूमंडलीय कृत विश्व का वर्णना के पाठ के संपूर्ण लघु अति लघु एवं दीर्घ संपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम आपको कराने वाले हैं। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखेंगे ये जो वर्णनात्मक प्रश्न है, ये यूपी बोर्ड क्लास 10th में जो है 4 अंक के दिए जाते हैं, जो कि आपको सही से साफ स्वच्छ सुंदर लिखना है। तो अब देखेंगे, पहला हमारा प्रश्न है, कार्नला के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हाल किस प्रकार हुआ, स्पष्ट करना है। इसका हमारा जो उत्तर है तो वो है, कार्नला के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या लगभग हल हो गई। अब कम कीमत पर लोगों के लिए खाद्य पदार्थों का आयात करना संभव हो गया। आयातित खाद्य पदार्थों की कीमत ब्रिटेन में उत्पादित खाद्य पदार्थों से भी कम थी। खाद्य पदार्थों की कीमत में गिरावट आने से ब्रिटेन में उपयोग का स्तर बढ़ गया। औद्योगिक प्रगति के चलते ब्रिटेन के लोगों की आय में वृद्धि हुई, जिससे खाद्य पदार्थों का पहले से अधिक आयात होने लगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, अफ्रीका में 1980 के दशक में फैली रिडरपेस्ट मवेशी रोग नामक बीमारी के प्रभावों का संक्षेप में वर्णन करें। या तो अथवा में यही प्रश्न पूछ सकता है, रिडरपेस्ट या मवेशी प्लेग के अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़े। तो प्रश्न एक ही है, अथवा में जो दिया है तो सेम प्रश्न है। तो आप उत्तर देखेंगे, यहाँ से है, 1890 के दशक में रिडरपेस्ट नामक बीमारी अफ्रीका में तेज़ी से फैली। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी में बड़ी संख्या में मवेशियों की मृत्यु होने से अफ्रीकी लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। रिडरपेस्ट नामक यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए जानवरों से अफ्रीका में फैली थी। अफ्रीका में रिडरपेस्ट नामक बीमारी से 90% मवेशियों की मृत्यु हो गई। पशुओं की इतने बड़े पैमाने पर मृत्यु से अफ्रीकी लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन ही समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप समस्त अफ्रीका धीरे धीरे औपनिवेशिक शक्तियों के अधीन गुलाम बनकर रह गया। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कार्नला क्यों निरस्त किए गए, किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या करनी है। तो आयात पर प्रतिबंध लगाने से, कार्नला के आयात पर प्रतिबंध लगाने से ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों की कीमत बहुत बढ़ गई थी। और दूसरे में महंगाई रोकने के लिए महंगाई से त्रस्त नागरिक लोगों और उद्योगपतियों ने ब्रिटिश सरकार पर कार्नला को समाप्त करने के लिए दबाव डाला। तीसरे में खाद्यान्नों के मूल्य को कम करने के लिए कार्नला के आयात पर प्रतिबंध लगाने से खाद्यान्नों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के कारण ब्रिटेन के लोगों के सम्मुख भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, वैश्विक मंदी 1929 ईस्वी का भारत पर प्रभाव बताना है। 1929 यही प्रश्न है अथवा में, 1929 की आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं 2 का उल्लेख करना है। देखेंगे, वैश्विक मंदी 1929 में भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाला। 1928 से 1934 ईस्वी के बीच भारत के व्यापार आयात निर्यात में 50% की गिरावट दर्ज की गई। गेहूं की कीमत 50% गिर गई। नगरवासियों की अपेक्षा ग्रामीण और किसानों को मंदी ने अधिक
व्यथित किया। एक और जहां कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिर रही थी, वहीं सरकार ने लगान में छूट देने से मना कर दिया। विश्व बाजार के लिए उत्पादन करने वाले किसानों पर मंदी की मार अधिक घातक थी। टाटा का निर्यात बंद होने से पटसन की कीमतों में 60% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। मंदी के इन्हीं वर्षों में भारत कीमती धातु सोने का निर्यात करने लगा। 1931 ईस्वी में जब मंदी अपने शीर्ष पर थी, तब भारत का ग्रामीण क्षेत्र अत्यंत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख करना है। तो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, प्रथम विश्व युद्ध की घटना से यूरोप की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दशा को बदल दिया। इन राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिणामों का उल्लेख निम्नलिखित दिया गया है। तो अब देखेंगे राजनीतिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पर विश्व युद्ध का अनेक तरीकों से प्रभाव पड़ा। राजनीतिक परिणामों ने संपूर्ण विश्व की व्यवस्था ही बदल दी। इन परिणामों में राजतंत्रीय सरकारों का पतन, जनतंत्रीय भावना का विकास, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास, न्यायवाद का उदय, अमेरिका का उदय, अमेरिका का उत्कर्ष, जापान का उत्कर्ष, ये सभी शामिल हैं। आर्थिक परिणाम, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के सभी राष्ट्रों को महान आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा, जिससे प्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 खरब रुपए व्यय हुए तथा अप्रत्यक्ष रूप से किए गए व्ययों का तो अनुमान लगाना असंभव सा प्रतीत होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक क्षति के प्रमुख कारण उत्पादन क्षमता ह्रास, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, राष्ट्रीय ऋण भार, जनता पर विभिन्न करों का भार व बेरोजगारी आदि थे। सामाजिक परिणाम, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात कई सामाजिक परिणाम भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सामने आए, जैसे जनहानि, महिलाओं के सामाजिक स्तर में सुधार, जाति कुटता की भावना में कमी, श्रमिकों में जागृति, शिक्षा की प्रगति एवं विकास आदि थे। नेक्स्ट प्रश्न है अपना संख्या 6वां जो है, वैश्वीकरण ने किस प्रकार राष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग जो है को बनाया। तो अब देखेंगे वैश्वीकरण का दौर आरंभ होते ही भारत का वाणिज्य व्यापार विशेष रूप से प्रभावित हुआ। पूर्व में देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन शीघ्र ही भारत सरकार ने विदेशी उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा का निश्चय किया तथा देश के उत्पादन की गुणवत्ता एवं उसमें सुधार को प्राथमिकता दी। इसी कारणवश 1991 में भारत सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों में व्यापक परिवर्तन का उदारीकरण का दौर आरंभ किया। इस उदारीकरण के फलस्वरूप विदेशी कंपनियों तथा निवेशकों को भारत में निवेश करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब आपको कहेंगे कि वर्णनात्मक 2 में जो है 6 अंक का यानी कि दीर्घतर प्रश्न पूछा जाता है, उसका हमें उत्तर देना होता है। तो ये जो प्रश्न होंगे इधर 6 अंक वाले होंगे। आप देखेंगे टन वुड्स संस्थान की विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में भूमिका स्पष्ट कीजिए। यह अथवा ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था। इस प्रश्न का आप उत्तर देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक जगत में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जुलाई 1940 ईस्वी में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। नेक्स्ट है अपना सदस्य देशों
सदस्य देशों के विदेशी लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई। युद्ध के पश्चात पुनर्निर्माण में कार्यों को पूरा करने के लिए धन का प्रबंध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्थान की जुड़वा संतान कहा जाता है। इन दोनों संस्थानों की निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी देशों का नियंत्रण रहता है। अमेरिका इन दोनों संस्थाओं के निर्णयों को वीटो नहीं कर सकता। प्रश्न संख्या दूसरी आप देख लीजिए, सेकंड में है कि 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रभावों की व्याख्या करनी है। तो अब देखेंगे कि अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रभावों का उल्लेख किया है। पहला है व्यापार का प्रवाह। यह प्रवाह 19वीं शताब्दी की मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरे में श्रम का प्रवाह। इस प्रवाह में लोग काम या रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरी जगह जाते हैं। तीसरा है पूंजी का प्रवाह। इस प्रवाह में अल्प एवं दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में निवेश किया जाता है। उपयुक्त तीनों प्रवाह एक दूसरे से संबंधित और तत्कालीन जनजीवन को प्रभावित करते थे। भारत और भारतीयों से संबंधित तीनों प्रकार की गतियों के 3 उदाहरण इस प्रकार हैं। नेक्स्ट पे आप देखेंगे वस्तुओं के प्रवाह का उदाहरण। भारत के अपने पड़ोसी देशों से अच्छे व्यापारिक संबंध थे। भारत से गेहूँ, फिर ऊनी रेशमी कपड़े, मसाले, कपास आदि विदेश भेजे जाते थे। प्रारंभ में यूरोपीय देशों में भारतीय कपड़ों की बड़ी मांग थी। 1812 से 1871 ईस्वी के बीच भारत से होने वाला कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गए। कपड़ों की रंगाई के लिए बड़े पैमाने पर नील का निर्यात किया जाता था। ब्रिटिश काल में भारत में अफीम की खेती बड़े पैमाने पर की जाती थी और उसका निर्यात चीन को दिया जाता था। दूसरे में है श्रम के प्रवाह का उदाहरण। 19वीं शताब्दी में असंख्य भारतीय कारीगरों, इंजीनियर, श्रमिकों को विदेशों में बागानों, खदानों, सड़क निर्माण और रेल परियोजनाओं में काम करने के लिए ले जाए गए। पूंजी के प्रवाह का उदाहरण। भारतीय साहूकारों और महाजनों के मध्य से दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातोन्मुखी कृषि के लिए ऋण दिए गए। इसके लिए वे या तो स्वयं का धन निवेश करते थे या यूरोपीय बैंकों से ऋण लेते थे। भारतीय व्यापारी और महाजन यूरोपीय उपनिवेशकों के पीछे पीछे अफ्रीका पहुंच गए। हैदराबादी सिंधी व्यापारी इनमें सबसे अग्रणी थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महामंदी से क्या आशा है? इसके 2 मुख्य कारण आपको बताना है। ये तो महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तीसरे में है महामंदी के कारणों की व्याख्या। वैश्विक आर्थिक महामंदी के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख। प्रथम, विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का प्रभाव भारत में किस प्रकार पड़ा। प्रथम, विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक मंदी के कारणों की समीक्षा। यानी कि ये प्रश्न एक ही है, तो इसलिए इसका उत्तर भी एक ही होगा। तो आप देखेंगे यहाँ से ये उत्तर है हमारा। विश्वव्यापी मंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी से हुई। 30 के दशक के मध्य तक यह संकट बना रहा। इस अवधि में विश्व के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार आया और व्यापार में बड़े पैमाने पर गिरावट दर्ज की गई। कृषि क्षेत्रों में समुदायों पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। महामंदी के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन के कारण कृषि उत्पादन की कीमत निरंतर गिरती चली गई और खरीदारों के अभाव में कृषि उपज सहने लगी। 1920 के दशक में मध्य बहुत से देशों में अमेरिका से ऋण लेकर
अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया था। जब जो देश में अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे उनके सम्मुख गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जों को देना बंद कर दिया। जो कर्जे दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज कर दी गई। किसान उपज नहीं कर पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप पड़ गया। अब देखेंगे महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। बंगाल से जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन के मूल्य में 60% से भी अधिक की गिरावट दर्ज की गई। कृषि भूमि सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी। मंदी के इन्हीं वर्षों में भारत बहुमूल्य धातुओं विशेष रूप से सोने का निर्यात करने लगा था। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, इसमें तकनीकी का क्या योगदान है। विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी का क्या योगदान है, उदाहरण सहित बताना है। प्रौद्योगिकी से वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रेरित किया, उदाहरण सहित। विश्व अर्थव्यवस्था क्या है, इसके क्या कारण हैं, किन्हीं दो का उल्लेख करना है। प्रौद्योगिकी के वैश्विक की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रेरित किया, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। इसका जब आप उत्तर देखेंगे तो यहाँ से आपको उत्तर दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में पुनर्निर्माण का कार्य दो बड़े प्रभावों के साथ आगे बढ़ा। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। जिस समय पूंजीवादी विश्व महामंदी से जूझ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देशों को एक पिछड़े खिथियार देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत से ला खड़ा किया। विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम शुरू किया। पश्चिमी उद्योगी राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के एक नए युग का सूत्रपात ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था के माध्यम से हुआ। 70 के दशक में अंतिम वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी एशियाई के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहां वेतन कम थे। चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे। फलस्वरूप विश्व बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जमकर निवेश करना आरंभ किया। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, 19वीं शताब्दी में भारत के श्रमिकों को निवेश क्यों ले जाया गया। ये श्रमिक अधिकतर किस प्रदेश के थे, उन्हें किस शर्त पर स्वदेश लौटने की छूट दी जाती थी। नेक्स्ट पे आप देखेंगे, 19वीं सदी में अनुबंधित गिरमिटिया श्रमिकों को ले जाया जाना विश्व की विविधता को स्पष्ट करता है। भारत के अधिकांश श्रमिक वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह, मुख्यतः त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम, हरीसम व फिजी ले जाता था। तमिल प्रवासी सीलोन और ले जाकर काम करते थे। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करने के लिए भी ले जाया जाता था। कि आप नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि आपको निम्नलिखित के प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त में टिप्पणी, यानी कि कार्नला के समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार का फैसला, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना, विश्व युद्ध के कारण यूरोप में की उम्र के पुरुषों की मौत, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख। भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। सबसे पहले आप देखेंगे का नंबर में
कार्नला के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला। ब्रिटेन की जनसंख्या 18वीं सदी के अंतिम दशक में तेज़ी से बढ़ने लगी थी। इसके प्रभाव से ब्रिटेन में भोजन की मांग बढ़ी। फलस्वरूप भूस्वामियों के दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने कार्न के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। जिस कानून के माध्यम से सरकार ने कार्न के आयात पर प्रतिबंध लगाए उसे कार्नला कहा जाता था। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान होकर देश के उद्योगपतियों और शहरी नागरिकों ने सरकार को इस बात के लिए विवश कर दिया कि वे कार्नला को तत्काल निरस्त कर दे। कार्नला को समाप्त होने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। अब खा नंबर में आप देखेंगे अफ्रीका में रिंडरपेंट का आना है कि जो अफ्रीका में ये बीमारी आ जाती थी उसका 1890 ईस्वी के दशक के अंतिम वर्षों में अफ्रीका में पेस्ट नामक बीमारी फैली। मवेशी पालतू जानवरों पर प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा। उस समय टीरिया पूर्वी अफ्रीका का देश पर आक्रमण कर रहे इटली के सैनिकों के भोजन के लिए एशियाई देशों से मवेशी लाए जा रहे थे। रिंडरपेस्ट बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से यहाँ तक पहुँची थी। पूर्वी अफ्रीका में प्रविष्ट हुई यह बीमारी शीघ्र ही पश्चिमी अफ्रीका की ओर बढ़ते हुए 1892 ईस्वी में अटलांटिक तट तक जा पहुंची। 5 वर्ष में यह बीमारी केप तक पहुंच गई। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट के संक्रमण मार्ग पड़ने वाले क्षेत्रों में 90% से अधिक मवेशी मारे गए। नेक्स्ट ग नंबर आप देखिए, विश्व युद्ध के कारण यूरोप में काम काजी उम्र के पुरुषों की मौत। प्रथम विश्व युद्ध अगस्त 1914 में आरंभ हुआ। तत्कालीन ज़्यादातर सरकारों का ऐसा सोचना था कि युद्ध 2-4 माह में समाप्त हो जाएगा, किंतु इस युद्ध के समाप्त होने में 4 वर्ष से अधिक का समय लग गया। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम अत्यंत विनाशकारी हुए। यह प्रथम औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध हेतु विश्व भर में बड़ी संख्या में सैनिक भर्ती किए गए। उन सैनिकों को जलपोतों एवं रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चे पर लगाया गया था। इस युद्ध में 90 लाख से अधिक लोग मारे गए और 2 करोड़ से ज़्यादा लोग घायल हुए। मृतकों एवं घायलों में कामकाजी जनसंख्या के लोग अधिक थे। इस त्रयोदशी के कारण यूरोप में कार्यशील जनसंख्या में बहुत कमी आई। आप लोग घ नंबर देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। 1929 ईस्वी की विश्वव्यापी मंदी का पश्चिमी देशों के साथ साथ उनके उपनिवेशों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था भी इसके प्रभाव से अछूती नहीं रही। भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंदी के प्रभाव का विवरण इस प्रकार है। व्यापारिक क्षेत्र पर प्रभाव। इस समय भारत एक कृषि वस्तु निर्यात देश था। यह तैयार माल दूसरे देशों में आयात करता था। आर्थिक मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच भारत का आयात घटकर आधा रह गया था। किसानों की स्थिति पर प्रभाव। ऐसे कृषि उत्पाद एवं निर्मित सामान जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग थी, मांग में गिरावट दर्ज की गई। जूट और पटसन में से बनी वस्तुओं की मांग घटने से उनका निर्यात बंद हो गया। फलस्वरूप कच्चे पटसन की कीमतें 60% से अधिक गिर गई। ऐसे में जिन किसानों ने पटसन की कृषि हेतु ऋण लिए थे उनकी स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा और वे पहले से अधिक कर्जदार हो गए। शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। मंदी का
शहरी अर्थव्यवस्था पर अधिक प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वहाँ अधिकतर वेतनभोगी वर्ग के लोग रहते थे या फिर बड़े जमींदार वर्ग के लोग रहते थे जिन्हें भूमि का लगान प्राप्त होता था। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने उद्योगों की सुरक्षा हेतु सीमा शुल्क बढ़ा दिया था, जिससे उद्योगों को भी लाभ हुआ। सरकार द्वारा लगान कम न करने के कारण किसानों की स्थिति विपन्न हो गई और एक ओर किसानों को उनके उत्पादों की उचित कीमत नहीं मिल रही थी तो दूसरी ओर उन पर लगान व ऋण का भारी बोझ था। इस तरह मंदी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भारी आक्रोश प्राप्त हुआ। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का पुनर्जीवन। मंदी के दौर से प्रभावित भारत बहुमूल्य धातुओं विशेषकर सोने के निर्यात करने लगा। अर्थशास्त्री किन्स के अनुसार भारतीय सोने के निर्यात से अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करने में सहायता मिली उसको। अब लास्ट में आप देखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का निर्णय। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना 1920 ईस्वी के दशक में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में 70 के दशक के मध्य में कई परिवर्तन किए गए। परिवर्तित नवीन परिस्थिति में विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से ऋण और विकास संबंधी सहायता ले सकते थे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्वव्यापी प्रसार 50 से 60 के दशक की एक प्रमुख विशेषता थी। इसका प्रमुख कारण था कि अधिकतर देशों की सरकारें देश में बाहर से आने वाले सामान पर भी वसूलती थी। ऐसे में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने संयंत्र उन्हीं देशों को लगाने को विवश होना पड़ा जहां वे अपने उत्पाद को बेचना चाहते थे। इस तरह उन्हें घरेलू उत्पादकों के रूप में काम करना पड़ता था। नेक्स्ट प्रश्न है अपना यहाँ से, तो आप देखेंगे ये प्रश्न सेम ही है, यानी कि ऐसे पूछ सकता है। तो ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? ब्रेटन वुड्स यानी कि किन्हें कहा जाता है, मतलब उसी का अर्थ पूछ रहा है। तो ब्रेटन वुड्स समझौते का उद्देश्य पूछ सकता है। ब्रेटन वुड्स समझौते कारणों तथा उद्देश्यों का उल्लेख पूछ सकता है। ब्रेटन वुड्स किसे कहा जाता है, उत्तर आपको देना है। तो प्रश्न सेम ही था, तो आप उत्तर यहाँ से दे सकते हैं। दो विश्व युद्धों के बीच अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिससे द्वितीय विश्व में आर्थिक स्थिरता में पूर्ण रोजगार को बनाए रखा जाना। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। इसे ब्रेटन वुड्स समझौते के रूप में जाना जाता है। अब आप उद्देश्य यहाँ से देख लेंगे। उद्देश्य दिया हो, लाभ और घाटे से निपटने के लिए मुद्रा कोष की स्थापना। सदस्य देशों में विशेष व्यापार लाभ तथा घाटे से निपटने के लिए ब्रिटिश वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए युद्ध के पश्चात पुनर्निर्माण हेतु धन का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, प्रौद्योगिकी के वैश्वीकरण को किस प्रकार बढ़ावा दिया है, उदाहरण सहित समझाना है आपको। देखेंगे भारत में औद्योगिक उत्पादन एवं सर्वोच्च रखने वाली यूरोपीय प्रबंधीय एजेंसियों की कुछ विशेष तरह के उत्पादों में रुचि थी। इन एजेंसियों ने सरकार पर सस्ते मूल्य पर भी भूमि लेकर चाय व कॉफ़ी के बागान लगाए और खनन, नील व जूट व संसाधन को निवेश किए। इसमें अधिकतर ऐसे उत्पाद थे जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि प्रमुख रूप से निर्यात के लिए आवश्यकता थी। 19वीं सदी के अंत में जब भारतीय व्यावसायिक उद्योग लगाने लगे जिन्होंने भारतीय बाजार में मैन्युफैक्चर बनी चीज़ों की प्रतिस्पर्धा नहीं की, भारत आने वाले ब्रिटिश मसालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए भारत की शुरुआती शुरुआत मिलों में कपड़े के बजाय मोटे सूती धागे ही बनाए जाते थे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें कि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको औद्योगिकीकरण का युग बताएंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।